जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को पढ़ा था और मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 32 हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। और जो मौलिक अधिकारों के आर्टिकल थे वो आर्टिकल 12 से 35 तक थे और 32 तक हमने इनको पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। और जो इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा है मौलिक अधिकार, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपने वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम चर्चा करेंगे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से, उन सब के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं होता जिस एग्जाम में संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न न बनते हो, क्वेश्चन न बनते हो। तो इस क्लास को आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे और बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आइए जानते हैं कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। तो आप लोगों को पता होगा पहली बात तो कि जो हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव साहब का कहना था कि संविधान के अंतर्गत दो मौलिक अधिकार के पार्ट होने चाहिए, एक मौलिक अधिकार का भाग 1 और मौलिक अधिकार का भाग 2। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो तो भाग 1 है, लेकिन मौलिक अधिकार भाग 2 का नाम न देकर उसको नाम दिया गया है राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक, अर्थात ये भी हमारे कुछ अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। उस समय इसलिए नहीं बनाया गया इनको मौलिक अधिकार 2 क्योंकि उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी, उस समय संभव नहीं था कि जो इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, उनको भारतीयों को दिया जा सके। तो उसको मौलिक अधिकार न कहकर राज्यों का नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। आई होप इस चीज को आप समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 4 में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, कहाँ है इनका वर्णन? संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कहां से लिए गए हैं, प्रेरित किस देश के संविधान से हैं। तो ये कहां से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इस देश के आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, इनको ग्रहण किया गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी मौलिक अधिकारों में और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर समझेंगे। क्या अंतर है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। लेकिन राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को चुनौती नहीं दे सकते न्यायालयों में, उनको लागू नहीं करवा सकते। वो सरकार की इच्छा पर डिपेंड है कि उनको लागू करे या ना करे। ठीक है, यानी कि जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, अब बात करते हैं जो इनके आर्टिकल है कि किस आर्टिकल में इसके क्या बात कही गई। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 36 की, कि अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्यों की परिभाषा, राज्यों की परिभाषा या राज्य की परिभाषा बोलेंगे, राज्य की परिभाषा। ठीक है, क्या है भाई? आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा इसमें दी गई। राज्य की परिभाषा हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 12 में भी है और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 36 में भी है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है इनमें दोनों में। आर्टिकल 12 में मैंने जो चीजें आपको बताई थी कि केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी और लोकल गवर्नमेंट होगी, स्थानीय सरकारें होगी, उन सब का वर्णन आर्टिकल 12 में किया गया है। और आर्टिकल 36 में कहा गया है कि जो चीज आर्टिकल 12 में है वही आर्टिकल 36 में है, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ये है राज्य की परिभाषा। अगली बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 37। और आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है?
कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, नहीं है। ठीक है ना भाई। क्या कहा गया है आर्टिकल 37 में, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी है कि जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता न्यायालय में जाकर। जितने भी हम आर्टिकल आगे पढ़ेंगे ना, और जो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी और सरकार वो काम नहीं कर रही है तो हम न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दे सकते कि ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और सरकार इसको लागू नहीं कर रही है, इसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते। यही बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 37 में ये बात कही गई है। इसके बाद है आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसे कार्य करेगा जिससे नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ सके और नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिल सके, राजनीतिक न्याय। ठीक है। क्या कहा आर्टिकल 38 में, आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसे कदम उठाएगा जिससे नागरिकों को समान न्याय मिले। और वो समान न्याय कौन कौन सा होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा। ठीक है। और तीनों प्रकार की न्याय की बात हमारी प्रस्तावना में भी की गई है। जब मैंने आप लोगों को प्रस्तावना पढ़ाई थी तो उसमें भी बताया था कि ये न्याय क्या क्या है। ठीक है। वहां पर भी है तीनों प्रकार के न्याय, सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी, और हमारे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। ठीक है। तो ये सब कौन करेगा कार्य, ये सरकार के कार्य होते हैं। ठीक है। यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, पैसों का न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीति में भी न्याय, सभी को इक्वल न्याय दिया जाएगा। तो ये सब कार्य कौन करेगी, सरकार का ये कार्य होगा। ठीक है भाई। इसके बाद है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन व संसाधनों का उचित वितरण, ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे हम आर्टिकल 39 में, इसमें कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री हो या पुरुष हो सभी को समान कार्य के लिए एक समान वेतन दिया जाएगा। जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, आप देखते होंगे जो गांव में होती है मनरेगा या नरेगा जिसको बोलते हैं, उसमें जो मजदूर की मजदूरी होती है वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो वो इक्वल दी जाएगी, बराबर दी जाएगी, क्योंकि वो सरकार का कार्य है। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 39 में। ठीक है। यानी कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन दिया जाएगा, स्त्री है या पुरुष है कोई भेदभाव उसके साथ नहीं होगा। ठीक है। एक बात दूसरी कही गई है कि संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि जितने भी संसाधन उपलब्ध है, सारी सुविधाओं के संसाधन जो भी है वो प्रत्येक नागरिकों को उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नागरिक के पास सभी संसाधन है और दूसरे के पास कुछ नहीं है। सबके पास संसाधन इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 40 की, अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 क्या कहता है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे हम। अनुच्छेद 40, इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है भाई।
आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि गांव में आप देखते होंगे जो पंचायत होती है, हमारे जो देश है उसमें 30 तरह पंचायत का गठन किया गया, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। और 30 तरह पंचायतों में से ही एक पंचायत कौन सी है, ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत का गठन किया गया है वो आर्टिकल 40 के तहत किया गया, अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है। और ये किसके कहने पर किया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ये महात्मा गांधी जी के कहने पर किया गया है। क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते हैं, वो मतलब उस समय कहते थे कि भारत जो है वो गांव में बसता है, इसलिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होना चाहिए। लेकिन इस चीज को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में बहस भी होती है। गांधी जी ने तो एक कथन दिया था जो मैंने अभी बताया आप लोगों से, उसके विपक्ष में, उसके तर्क में क्या कहते हैं फिर अंबेडकर साहब में कहते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई भारत का प्रत्येक नागरिक हो। यदि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव को बना दिया जाएगा तो गांव में जो लोग रह रहे हैं निचले तबके के, जो निचली बिरादरी के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, उनको उच्च वर्ग के लोग शासन प्रशासन नहीं करने देंगे, उनका शोषण करेंगे। इसलिए प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो भारत का एक एक नागरिक होना चाहिए। ये तर्क थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के। तो संविधान सभा ने दोनों की बातों को सुना, गांधी जी की भी और अंबेडकर साहब की भी, और दोनों की बातों को संविधान में रखा गया। गांधी जी का तो जो ग्राम स्वराज का सपना था वो आर्टिकल 40 में रख दिया, ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया और उनके सपने को साकार कर दिया। लेकिन अंबेडकर साहब का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति शासन की इकाई होना चाहिए, प्रशासन की इकाई होना चाहिए। वो कैसे, कि जो व्यक्ति है उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और वोट डालकर वो अपने एक मुखिया को चुन सकते हैं। इससे प्रशासन में संपूर्ण जनता की भागीदारी हो जाएगी। और उनके इस तरफ को भी संविधान में रखा गया और आर्टिकल 326 के तहत वैक्स मताधिकार का प्रावधान कर दिया, ताकि हम लोग अपने मत का, अपने वोट का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुन सके। दोनों के सपने साकार हो गए, अंबेडकर साहब के भी और गांधी जी के भी। ठीक है, यहाँ पर ग्राम पंचायतों का गठन हो गया और वहां पर वैक्स मताधिकार हमको मिल गया। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 41 की, अनुच्छेद 41। और अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार। ठीक है, यानी कि दशा कौन सी होगी, दशा तो आप समझते होंगे। जैसे आप देखेंगे कि जब बुढ़ापा आ जाता है वो भी एक प्रकार की दशा है, तो उस दशा में पेंशन मिलती है। जो बेरोजगार व्यक्ति है वो भी एक दशा है बेरोजगारी की, उनको रोजगार दिया जाए। तो यही चीजें कही गई है आर्टिकल 41 में कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, लोक सहायता, यानी कि लोक सहायता मतलब जो बुढ़ापे में पेंशन मिलती है, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, रोजगार पाने का अधिकार। ठीक है ना भाई, तो ये दशा है, बुढ़ापे की दशा हो गई, बेरोजगारी की दशा हो गई, या बचपन में शिक्षा दी जाएगी किसी बच्चे को, वह एक दशा हो गई। ठीक है, तो रोजगार और लोक सहायता पाने का अधिकार भी किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 41 में ये अधिकार दिया गया है। अब यहां से समझेंगे थोड़ा सा जो आर्टिकल 37 है। मैंने आर्टिकल 37 में लिखवाया कि इनको न्यायालयों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, न्यायालयों द्वारा परिवर्तन इनका नहीं किया जा सकता, यानी कि न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आप सपोज करो कि रोजगार भी एक दशा है और इसमें कहा गया है कि रोजगार पाने का आपको अधिकार है, लेकिन सरकार हमको रोजगार नहीं दे रही है, तो हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है, क्योंकि आर्टिकल 37 साफ शब्दों में कह रहा है कि जो जितने भी इसमें आर्टिकल है इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा, न्यायालय कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
तो उस चीज से आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, इस चीज को भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं आर्टिकल 42 की, कि आर्टिकल 42 में क्या है। अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42, और आर्टिकल 42 में कहा गया है मानवचित दशा का होना। मानवोचित मानवोचित दशा का होना। ठीक है, या काम का, ठीक है, इसके आगे एक वर्ड और लिख लेंगे, काम का मानवचित दशा का होना। यानी कि जो काम करवा रहे हैं सरकार, जो भी कुछ काम करवा रही है उसमें काम का मानवचित दशा, यानी कि मानव के उचित दशा होनी चाहिए मानव के उस काम को लेकर। जैसे लेडीज से कोई हार्ड वर्क नहीं करवाया जाएगा, जो लेडीज की दशा के अनुकूल कार्य है वही कराया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि लेडीज को बॉर्डर पर भेज देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जो उसके उचित होगी, उसके लिए दशा जो अनुकूल होगी वही कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसको प्रेगनेंसी के समय छुट्टी दे दी जाती है काम से, ये भी किसमें है बात, आर्टिकल 42 में बात है ये भी। तो किसी भी व्यक्ति से कोई मतलब हार्ड वर्क नहीं कराया जाएगा, उसके जो उचित दशा है मानव शरीर की वही काम कराया जाएगा। और इसी में एक बात और है, प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता यानी कि किसी गर्भवती महिला जो है, गर्भवती महिला उसकी डिलीवरी होती है तो उसको दी जाने वाली सहायता किसमें है, आर्टिकल 42 में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि जो यदि जॉब करती है महिला उससे छुट्टी दे दी जाती है, डिलीवरी के समय कई महीने का रेस्ट दे दिया जाता है। तो जो प्रसूति सहायता है वो भी किसमें है, आर्टिकल 42 में इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43, और इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 43 में, जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी व उद्योग धंधे। उद्योग धंधे यानी कि सरकार यदि कोई काम दे रही है या कोई भी व्यक्ति कोई काम दे रहा है तो उस काम के लिए उस व्यक्ति को इतनी मजदूरी दो, इतने पैसे दो जिससे उसका जीवन निर्वाह हो सके, जिससे उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से हो सके। ये बात किसमें है, आर्टिकल 43 में। उद्योग धंधे, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह करने के लिए उद्योग धंधे कर सकता है, उस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 43 साफ शब्दों में आजादी देता है इसकी जीवन निर्वाह मजदूरी की, कि अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए ताकि उस व्यक्ति का अच्छे से पालन पोषण हो सके। ठीक है भाई, चलो इसमें एक आर्टिकल छूट गया, वो है आर्टिकल 39। उसको भी एक बार आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। 39 के बाद 39 का लिखेंगे आप लोग, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूं, आर्टिकल 39 का। आर्टिकल 39 का में कहा गया है निःशुल्क, या ऐसे लिखेंगे समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसमें क्या है, 39 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता यदि चाहिएगी तो उसको समान मिलेगी, कोई भी भेदभाव उसके साथ नहीं होगा, और निःशुल्क उसको दी जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और उसको वकील करना है, तो जब मजिस्ट्रेट के समक्ष जाता है तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको सरकारी वकील चाहिए, व्यक्ति कह देगा हाँ मुझे चाहिए सरकारी वकील, तो उसको फ्री में सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए उससे पैसे लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, निःशुल्क कानूनी सहायता उसको दी जाएगी। ठीक है, फ्री में उसको वकील दिया जाएगा। समान होगा, समान होगी ये विधिक सहायता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि अमीर है
और उसको भी चाहिए सरकारी वकील तो उसको भी दिया जाएगा, कोई गरीब है उसको सरकारी वकील चाहिए तो उसको भी दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता में दी जाए। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। इसके जो बाकी के बचे हुए आर्टिकल है उनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लें। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आपने मेरे साथ आज बहुत अच्छे से समझा होगा कि राज्यों के नीति निषेध तत्व क्या होते हैं। ठीक है, और आप हमारी सभी वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छी तैयारी करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।